माँ, पापा ने ये क्या कर दिया? क्या उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है? बीमारी में? चुप रहे। उस औरत ने कोई टोना टोटका या फिर जादू कर दिया तेरे पिता पर? मुझे तो शुरू से ही उसके इरादों पर शक था। पर अब क्या होगा माँ? आधा घर, इस घर का आधा हिस्सा तो उस बाहर वाली के नाम कैसे हो सकता है? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। होगा क्या? हम वसीयत को बदलवाएंगे। अभी वो अस्पताल में है, शरीर से कमजोर है और दिमाग भी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसी बात का फायदा उठाएंगे हम। मानसी सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। उसके हाथों से पानी का एक मग, कांच का गिलास था जो अचानक उसके कांपते हाथों से बजने लगा था। ऊपर बैठक से आती कमलेश और रागिनी की ये तीखी आवाजें सीधे उसके सीने में किसी ठंडे खंजर की तरह उतर रही थी। मानसी के कदम वहीं संगमरमर की सीढ़ियों पर जम गए। उनका खून जैसे बर्फ बन गया था। हम वसीयत बदलवाएंगे, ये शब्द मानसी के कानों में बार बार गूंज रहे थे। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसे घर के हिस्से से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। उसे इस बात का दुख था जिस घर को उसने खून पसीने भावनाओं से सींचा था, आज वह उसी औरत बाहर वाली कहकर पुकारा जा रहा था। मानसी की दुनिया 2 साल पहले एक भयानक कार दुर्घटना में उजड़ गई थी। उसका पति विनय, जो इस घर की सबसे बड़ी रौनक था, एक बारिश वाली रात में कभी वापस ही नहीं लौटा। उस दिन के बाद मानसी के लिए ये 2 मंजिला घर किसी वीरान इमारत जैसा हो गया था। विनय के जाने के बाद मानसी पूरी टूट चुकी थी। 13वीं के अगले ही दिन उसने अपने सूटकेस कपड़े में भरना शुरू कर दिया था। दरवाजे पर राम प्रसाद खड़े थे। उनकी आंखों में एक ऐसा सूरनापन था जिसे देखकर मानसी के हाथ रुक गए। क्या तुम भी इस बूढ़े को छोड़कर चली जाओगी मानसी? विनय चला गया। अब तुम भी चली जाओगी तो इस घर की दीवारों में तो सिर्फ सन्नाटा ही रह जाएगा। ये घर तुम्हारा है, यही रुको अपने पिता के पास। रामप्रसाद के उन आंसुओं ने मानसी के कदम हमेशा के लिए घर में बांध दिए थे। मानसी रुक गई और सिर्फ रुकी नहीं, उसने उस घर को फिर से एक घर बनाया। रामप्रसाद जी दिल के मरीज थे। विनय की मौत के सदमे से उन्हें तोड़ दिया था। मानसी ने उनकी दिनचर्या को अपने हाथों में ले लिया। सुबह उनके उठने से पहले उनके लिए गर्म पानी, दवाइयाँ तैयार करना, उनके बिना नमक के उबले हुए खाने का ध्यान रखना, उनके रक्तचाप की मशीन को हर दिन चेक करना, उन्हें हर हफ्ते जांच के लिए अस्पताल लेकर जाना। कमलेश और रागिनी अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। कमलेश को अपने टीवी और कार्यक्रमों और किटी पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती थी और रागिनी अपने मोबाइल फोन पर दोस्तों की दुनिया में खोई रहती थी। किसी ने एक दिन भी ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि रामप्रसाद ने अपनी दवा ली है या नहीं। मानसी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वह अपना फर्ज निभा रही थी। पर आज सुबह एक अजीब सी घटना हुई। रामप्रसाद पिछले 3 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें सीने में भारी दर्द उठा था। मानसी लगातार 3 रात के अस्पताल के उस ठंडी कुर्सी पर बैठे बैठे जाग रही थी। आज सुबह जब वह घर के कपड़े बदलने आई तो रामप्रसाद के वकील का फोन आया। वकील ने बहुत ही औपचारिक लहजे में बताया कि रामप्रसाद ने कुछ दिन पहले ही अपनी वसीयत में बदलाव किया है। इस घर का आधा हिस्सा मानसी के नाम पर कर दिया है। कमलेश ने एक दूसरे एक फोन से वह बातचीत सुन ली थी और उसके बाद से इस घर में एक अंधे का तूफान आ गया था। मानसी ने एक लंबी सांस ली, पानी का जग सीढ़ियों के पास रखी मेज पर रखा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। रामप्रसाद ने ये जो भी किया था उसने मानसी को कोई खुशी नहीं मिली थी, बल्कि एक गहरा डर पैदा हो गया था। वह जानती थी कि पैसा और संपत्ति की चमक अच्छे अच्छों को खून सफेद कर देती है। अगले दिन रामप्रसाद को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। घर का माहौल बहुत ही भारी और तनावपूर्ण था। रामप्रसाद बहुत ही कमजोर लग रहे थे। उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लाया गया। मानसी उनके ऊपर कंबल उड़ाकर अभी रसोई की तरफ मुड़ी ही थी कि कमलेश तेज कदमों से बाहर आ गई। ये वसीयत वाला क्या नाटक किया है तुमने, है? कमलेश ने दरवाजे को बंद करते हुए सीधे जोर कड़क आवाज में सवाल किया। रामप्रसाद ने फिर थकी हुई आंखें खोली और बहुत ही साफ कहा, मैंने वही किया है जो सही था कमलेश। सही? अपनी सगी बेटी का हक मारकर अपने उस बहू को घर दे दिया और आपसे सही कह रहे हैं? कमलेश की आवाज ऊंची हो गई थी। रागिनी को मैंने उसके हक का पूरा हिस्सा दिया है। क्या तुमने वसीयत पूरी नहीं पढ़ी? उसके हिस्से की जमीन और बैंक का पैसा उसके नाम कर दिया गया है। रामप्रसाद ने खांसते हुए कहा, पढ़ी है मैंने सब कुछ, पर मानसी को इस पुश्तैनी घर का आधा हिस्सा देने की क्या जरूरत थी? उसने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है आप पर? रामप्रसाद ने गहरी सांस ली। मानसी ने 2 साल पहले मेरी सेवा की है, जो कोई सगा बच्चा भी नहीं करता। विनय के जाने के बाद वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती थी। वो ये घर छोड़कर जा सकती थी, पर उसने नहीं छोड़ा। उसने इस घर को अपना माना। अरे तो उसने कोई एहसान तो नहीं किया ना? इसी घर की रोटियां तोड़ रही है ना? जादू टोना करके बैठ गई आपके दिमाग पर, कमलेश ने जहर उगलते हुए कहा। कमलेश! रामप्रसाद की आवाज में अचानक ऐसी खौफनाक कड़क आ गई कि कमलेश एक कदम पीछे हट गई। जादू उसने नहीं किया है, उसने प्यार से सेवा की है, अपना फर्ज निभाया है। लालच और फर्ज के बीच एक फर्क समझना सीखो।
कमलेश बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। बाहर गलियारे में रागिनी खड़ी थी। उसने जैसे ही मानसी को रसोई से बाहर आते देखा, वह सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रागिनी की आंखों से नफरत साफ दिखाई दे रही थी। पापा को क्या भड़काया तुमने? हाँ, रागिनी ने उंगली दिखाते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं कहा रागिनी, मानसी ने बहुत ही सहमत आवाज में जवाब दिया। कुछ नहीं कहा तो बसियत में अचानक तुम्हारा नाम कैसे टपक पड़ा? तुम तो बहुत ही भोली बनती थी ना, अंदर ही अंदर इतनी बड़ी साजिश रच रही थी। रागिनी, मुझे इस वसीयत में के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे भी कल सुबह ही वकील के फोन से ये सब पता चला है। झूठ बोलना बंद करो। रागिनी लगभग चीख पड़ी थी। ये घर हमारा है, ये पापा की मेहनत का घर है, मेरा घर है, माँ का घर है। तुम्हारा इस घर पर क्या हक है? हाँ, मानसी ने रागिनी की आंखों में बहुत ही गहराई से देखा। वहां कोई डर नहीं था। रागिनी, इस हक की बात पापा ने की है, मैंने नहीं। मैंने कभी उनसे 1 रुपए की मांग नहीं की है। पापा बीमार हैं, कमजोर हैं और उनकी सोचने समझने की ताकत कम हो गई है, और तुमने इसी बात का फायदा उठाया है। तुमने उनका भावनात्मक रूप से शोषण किया है। मानसी के चेहरे पर अब एक कठोरता आ गई थी। रागिनी, अब परसों रात पापा को सांस नहीं आ रही थी और उन्हें तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत थी। तब तुम कहाँ थी? हाँ, तुम अपने कमरे में कान में ईयरफोन्स लगाकर सो रही थी। जब उन्हें रात के 2 बजे अस्पताल में जाना पड़ा तब तुम कहाँ थी? रागिनी के पास कोई जवाब नहीं था। वह नजरें चुराने लगी। मैं थी वहां रागिनी, पूरी रात, बिल्कुल अकेले। जब उन्हें खाना गले से नीचे नहीं उतरता था ना, तो मैं घंटों उनके पास बैठकर उन्हें चम्मच से खाना खिलाती थी। जब आधी रात को उनकी दवा का वक्त होता था तो मेरी नींद खुलती थी। ये हक मैंने कभी मांगा नहीं था रागिनी, ये उन्होंने मुझे अपनी मर्जी से दिया है। और मुझे तुम लालची कह रही हो? रागिनी के गले में जैसे कांटे चुभने लगे थे। वह हकलाते हुए आंखों से आंसू भरकर बोली, कल को अगर ये घर बिकेगा तो हम कहाँ जाएंगे? तुम तो अपने पैसे लेकर अपने मायके चली जाओगी, हमारा क्या होगा? मैंने कब कहा कि मैं इस घर को बेचूंगी? मानसी ने एक बहुत ही शांत और कड़वा सवाल पूछा, जिसका रागिनी के पास भी कोई जवाब नहीं था। उस रात कमलेश ने अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया था। उसने फोन उठाया और अपने एक रिश्तेदार को कॉल किया जो पेशे से वकील था। रागिनी भी वहीं बिस्तर पर बैठी सब सुन रही थी। हाँ भाई, मुझे ये पूछना था कि क्या वसीयत अदालत में चुनौती दी जा सकती है? कमलेश ने फुसफुसाते पूछा। दी जा सकती है दीदी, पर उसके लिए अदालत में बहुत ही ठोस कारण और आधार होना चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज है, जैसे कि क्या कारण? जैसे कि वसीयत लिखने वाला इंसान दिमागी रूप से बीमार हो, या फिर उस पर दबाव डाला गया हो, या फिर जिस इंसान के नाम वसीयत हुई है उसने ब्लैकमेल करके या फिर डरा धमका कर हस्ताक्षर करवाए हो। कमलेश की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ बिल्कुल, यही तो हुआ है। मानसी ने रामप्रसाद को बहुत डराया धमकाया है। उसने उनकी बीमारी का फायदा उठाया है। दीदी, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, अदालत सबूत मांगती है। क्या कोई गवाह है जिसने मानसी को रामप्रसाद पर दबाव बनाते हुए उन्हें डराते हुए देखा हो? कमलेश तो ने कुछ पूछने सोचे पड़ गई। सबूत नहीं है, पर हम बना लेंगे। उसने फोन काट दिया। रागिनी घबराई हुई अपनी माँ को देख रही थी। माँ, सबूत कैसे बनाएंगे हम? घर में तो हम 4 ही लोग हैं। हम पड़ोसियों को तो बीच में लाएंगे। पड़ोस की शर्मा भाभी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्हें अपने पक्ष में कर लेंगे। वो अदालत में गवाही दे देंगे कि उन्होंने मानसी राम प्रसाद को चिल्लाते और उन्हें डराते सुना है। पर माँ, ये तो एकदम सफेद झूठ होगा ना, अगर पुलिस को पता चल गया कि हम सब फंस जाएंगे। रागिनी ने डरते हुए कहा, तुम्हें ये वसीयत बचानी है या नहीं? अगर वो औरत इस घर की मालकिन बन गई तो हमें नौकरी बना कर रखेगी, ठीक है? मैं जो कह रही हूँ वो चुपचाप करो, कमलेश ने बहुत ही कठोरता से कहा। अगले दिन सुबह सुबह कमलेश ने पड़ोस की शर्मा आंटी को अपने चाय पर बुलाया। शर्मा आंटी बहुत ही सुलझी हुई और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। कमलेश ने चाय का कप उनके आगे बढ़ाते हुए बहुत ही मीठी आवाज में अपनी बात शुरू की। भाभी, मुझे तो बहुत एक बड़ी मदद चाहिए थी। ये हमारी इज्जत और भविष्य का सवाल है। शर्मा आंटी ने चाय का कप उठाते पूछा, क्या बात है कमलेश, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कमलेश ने रोने का नाटक करते हुए कहा, भाभी, उस मानसी ने रामप्रसाद की बीमारी का फायदा उठाकर आधा घर अपने नाम करवा लिया है। वो उन्हें बहुत ही डरा धमकाती है। मैंने खुद उसे कई बार रामप्रसाद पर चिल्लाते हुए सुना है। हम वसीयत को अदालत में ले जाएंगे, बस आपको जज के सामने ये गवाही देनी है कि आपने भी मानसी को रामप्रसाद के साथ बदसलूकी करते हुए देखा है। शर्मा आंटी का हाथ वहीं रुक गया। उन्होंने चाय का कप मेज पर वापस रख दिया और कमलेश की आंखों में सीधे देखा। कमलेश, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है और ना ही कभी सुना है। अरे देखा नहीं है, पर आप मेरी खातिर कह तो देना, कौन सा कोई सच जानने आ रहा है? कमलेश ने बेशर्मी से कहा। तुम मुझसे झूठ बोलने के लिए कह रही हो कमलेश, अदालत में? भाभी, इसमें कोई बुराई की बात तो नहीं है। उस चालाक औरत ने भी तो धोखे से अपनी वसीयत नाम करवा ली है। शर्मा आंटी अपनी जगह से खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर गहरी निराशा थी। कमलेश, राम प्रसाद जी ने जो भी किया है अपने पूरे होशो हवास में किया होगा। मैंने मानसी को देखा है। उस लड़की ने पिछले 2 सालों से इस घर के लिए खुद को मिटा दिया है।
वो तुम्हारे पति की ऐसी सेवा करती है जैसे कोई श्रवण कुमार हो। मैं एक पवित्र लड़के के खिलाफ कोई झूठी गवाही नहीं दूंगी। पाप की कमाई किसी को नहीं बचती कमलेश। ये कहकर शर्मा आंटी वहां से चली गई। मानसी को इस पूरी साजिश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह दोपहर में रामप्रसाद के लिए सूप बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर शर्मा आंटी खड़ी थी। उन्होंने मानसी को इशारे से बाहर बुलाया। शर्मा आंटी ने बहुत ही धीमी आवाज में मानसी को कमलेश की रची हुई उस पूरी साजिश के बारे में बता दिया। उन्होंने ये भी बताया कि कमलेश किस तरह से झूठे गवाह तैयार करके वसीयत को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। मानसी ने सब कुछ बहुत ही खामोशी सुना। उसके चेहरे पर ना तो कोई घबराहट आई थी और ना ही कोई गुस्सा। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। शर्मा आंटी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आपने मुझे सच बताकर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसका बहुत बहुत शुक्रिया, मानसी ने शांत स्वर में कहा। अब तुम क्या करोगी बेटा? वो तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चल रहा है। मैं वही करूंगा आंटी, जो इस घर के लिए सही होगा, मानसी ने बहुत ही परिपक्व मुस्कान के साथ जवाब दिया। उस रात जब पूरा घर सो गया, तब मानसी बहुत ही दबे कदमों से रामप्रसाद के कमरे में आ गई। कमरे में केवल केवल एक छोटा सा नाइट लैंप चल रहा था और बाहर से आती चांदनी कमरे के फर्श पर पड़ रही थी। रामप्रसाद अभी भी जाग रहे थे। उन्होंने मानसी को दरवाजे पर खड़ी देखकर उसे अंदर बुलाया। आओ मानसी, तुम सोई नहीं अभी तक? मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी पापा। मानसी कुर्सी खींचकर उनके बिस्तर के पास बैठ गई। कहो बेटा, क्या बात है? पापा, मुझे उस वसीयत के बारे में बात करनी है। रामप्रसाद ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है मानसी, इस घर में उस वसीयत को लेकर बहुत कलेश चल रहा है और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं पापा, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे अपनी बेटी माना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। पर पापा, मुझे एक सच आपको बताना है। कमलेश माँ और रागनी उस वसीयत को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं। वो शर्मा आंटी को मेरे खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए कह रहे थे, ये साबित करने के लिए कि मैंने आपको डरा धमका कर हस्ताक्षर करवाए हैं। रामप्रसाद को आंखें देखकर सख्त हो गई। उनका जबड़ा गुस्से से तन गया। उनके अपने परिवार के लोग संपत्ति के लिए किस हद तक गिर जाएंगे, उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। पापा, मानसी ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई भी पुलिस या अदालत की नौबत आए। मैं नहीं चाहती कि बुढ़ापे में आपको अदालत के चक्कर काटने पड़े और परिवार की इज्जत सरेआम नीलाम हो। तो तुम क्या चाहती हो मानसी? रामप्रसाद ने बहुत ही भारी आवाज में